हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट। टर्म वन की बात करें तो इस चैप्टर से 3 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, वहां से भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको मनी करा दिया, मैंने आपको बैंकिंग करा दिया, बजट भी मैंने आपको पूरा का पूरा करा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज भी आपको पूरा समझ आएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस वीडियो ध्यान से एंड तक देखना, अच्छा लगे तो ही लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना अगर आपको चैप्टर समझ आ जाए तो। इसके बाद मैं इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगा आपको, वो भी आपसे आसानी से बन जाएगा अगर आपने चैप्टर अच्छे सीख लिया देन। ओके, इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 2021-22 पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे टर्म 1 के लिए और फॉरेन एक्सचेंज रेट की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें दो चीज समझना पड़ेगा, हमें दो चीजों को अच्छे समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज और दूसरी चीज जो है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहली चीज है फॉरेन एक्सचेंज और जो दूसरी चीज है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी, ठीक है, डॉलर, पाउंड, ठीक है, या फिर क्लास येन या युआन, कोई भी फॉरेन करेंसी अगर है उसको खरीदने के लिए, या फिर यूरो, उससे खरीदने के लिए, ये तो फॉरेन करेंसी हो गई यानी फॉरेन एक्सचेंज। अब इस फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने के लिए जो रेट हम देंगे, उस रेट का भाव, प्राइस, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। एग्जांपल, अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की जगह बोल दूं कार और ये बोलूं कार की प्राइस, तो ये सेम चीज है। जैसा कार एक सामान है उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज भी एक सामान है, फॉरेन करेंसी भी एक सामान है। कार की भी एक कीमत होगी, उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज की भी एक कीमत होगी। उसको ये बोलते हैं कार प्राइस, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज प्राइस, या कार रेट बोलो या फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है, किसी भी फॉरेन करेंसी की यानी यूएस डॉलर की एक यूनिट को पाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी में जो रेट आप पे कर रहे हो, इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। दुकानदार गाड़ी की कीमत, शोरूम वाला गाड़ी की कीमत रख लेता है ताकि जिसको जितनी भी गाड़ी खरीदनी हो वो उतना मल्टीप्लाई करके हमको पैसा दे दे। उसी तरीके से यूएस डॉलर का प्राइस जो है वो 75 है, तो तुमको जितने भी डॉलर चाहिए तुमको 75 रुपए के हिसाब से उसे खरीद लेना है। इस एक्सचेंज रेट को क्या बोलते हैं बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, FER। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ओके, चेक करते हैं क्या है। Foreign exchange rate refers to the rate at which one unit of foreign currency can be exchanged for number of units in domestic currency। फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को पाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी की जितनी यूनिट दे रहे हैं उस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर $1 में हम 75 रुपए में $1 आ रहा है तो ये इसके एक यूनिट को पाने के लिए हमारी कंट्री की हम 75 यूनिट्स को पे कर रहे हैं। दिस एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, आप इसे कह सकते हो इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी मतलब इंडियन रुपीस। तो डोमेस्टिक करेंसी में जो भी हम प्राइस पे कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को पाने के लिए डोमेस्टिक करेंसी में जो भी हम यूनिट या रेट पे कर रहे हैं उस रेट को हम लोग नाम देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। आई होप आप फॉरेन एक्सचेंज रेट अच्छे से समझ गए। अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ना है और तीनों का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में आपको जितना भी कराऊंगा ना, डैम श्योर उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है, चैप्टर किसी भी कोने से भी। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं 10% थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके चलूँ, वो भी उस टॉपिक से जहाँ से चांसेस हैं पूछे जाने के। तो ये चैप्टर अच्छा खासा चैप्टर है और 3 क्लासेस के अंदर हम इसको बिल्कुल 0 to 20 अच्छे से फिनिश कर देंगे। तो ध्यान से अच्छे से समझना। सबसे पहला, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। तो आप इसे कह सकते हो कि जो तीसरा वाला है ना वो हाइब्रिड है। तीसरा वाला क्या है क्लास, हाइब्रिड, यानी कि मिक्स। किसका मिक्स, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का मिक्स। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम दोनों का जो मिक्स है उसे बोलते हैं हाइब्रिड रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि यानी कि मैनेज फ्लोटिंग। तो हम तीनों की बात समझते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। आपको 3 टाइप समझ आ गया ना, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। पहला क्या है, फिक्स्ड, दूसरा फ्लेक्सिबल और तीसरा मैनेज फ्लोटिंग। ओके, यानी कि हाइब्रिड रेट ऑफ एक्सचेंज। नाम से पता पड़ रहा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट है जहां पे एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, खत्म बात।
क्वेश्चन एक ही चीज़ पूछा सकता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में रेट कौन फिक्स करता है? हर कंट्री की सरकार अपनी करेंसी की वैल्यू सेट करती है। तो इसमें दो वेरिएंट है इसके हिस्टोरिकली, गोल्ड और ब्रिटेन वुड्स। ध्यान सुनना, पुराने ज़माने में क्या होता था, हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू को गोल्ड में सेट करती थी। इनके ईयर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो टेंशन मत लेना कि सर इनको भी याद करना है, नो। हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में सेट करती थी। यूएस ने कहा हमारी करेंसी, हमारा डॉलर 2 ग्राम गोल्ड, यूके ने कहा हमारा पाउंड 4 ग्राम पाउंड, यूरो ने कहा हमारा जो है वो 4 ग्राम मतलब गोल्ड। हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू किस में रख दी? गोल्ड में रख दी, ठीक है। इसको बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी यहाँ पर अगर तुम्हें किसी कंट्री की करेंसी चाहिए तो तुमको पेमेंट किस में करनी पड़ेगी? गोल्ड में पेमेंट करनी पड़ेगी, ओके। उसको बोलते हैं क्लास गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, ओके। दिस इज नोन एज, इसे क्लास मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं या फिर मिंट पैरिटी भी कहते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वो एक्सचेंज रेट है जहां हर कंट्री की करेंसी उसकी गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, जो चेंज नहीं होता। और उसके दो वेरिएंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड, हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू गोल्ड में रखती है और तुम्हें अगर किसी कंट्री की करेंसी चाहिए तो वो गोल्ड देना पड़ेगा। दूसरा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, और इसके अंदर हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू किस में रखती है? डॉलर में। यानी डॉलर को प्रायोरिटी दी गई। अगर तुम्हें किसी भी देश की करेंसी चाहिए तो तुम पहले डॉलर खरीदो, फिर उस डॉलर से तुम्हें और कोई भी कंट्री करेंसी जो वो खरीद सकते हो। जैसा गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड की वैल्यू थी, उसी तरीके से क्लास ब्रेटन वुड्स में यानी कि एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का नाम ध्यान रखना, बिकॉज एमसीक्यू में तो नाम ही आपको पूछा जा सकता है कि इसको और किस नाम से जानते हैं, इसे और भी क्या कहते हैं। तो ये था क्लास पूरा का पूरा फिक्स्ड। फिक्स में रेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी, गोल्ड में हर कंट्री करेंसी गोल्ड में फिक्स होगी, इसको मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या मिंट पैरिटी भी बोलते हैं। और ब्रेटन वुड्स में हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर में सेट करेगी, इसे एडजस्टेबल पेग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बेटा, आपके लिए पूरी मेहनत चल रही है। शायद आप अपने लिए भी इतना प्रिपेयर नहीं कर रहे जितना मैं आप लोगों के लिए रेडी हूँ। पीछे से क्लास न्यूमेरिकल वगैरह बना के, केस स्टडी बना के, असर्शन रीजन पे भी काम चल रहा है। तो बस यार आपको सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप अगर सपोर्ट करोगे जरूर क्लास हम कुछ और लाइफ में अच्छा कर पाएंगे आपके साथ मिल के, है ना। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करो अगर आपको समझ आ रहा है इको अच्छे से, देन ओके। चलो, तो मैंने आपको फिक्स तो समझा दिया, बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। देखो फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज हो सकता है, इट इज़ द रेट विच इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट करेंसी। यानी कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसमें रेट गवर्नमेंट फिक्स करेगा। फ्लेक्सिबल में एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है क्लास? मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स का मतलब फॉरेन करेंसी की मार्केट में डिमांड कितनी हो रही है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई कितनी हो रही है, उस चीज़ पे डिसाइड किया जाएगा कि फॉरेन करेंसी की रेट क्या होगा। तो जो भी रेट आज चल रहा है वो फ्लेक्सिबल रेट है। फिक्स एक्सचेंज रेट अब नहीं चलता है, अब चलता है फ्लेक्सिबल। जैसे गोल्ड का रेट अप एंड डाउन होता रहता है, सोने का, है ना। तो उसी तरीके से क्लास जो फॉरेन करेंसी उसका रेट भी अप एंड डाउन होता है। मैं पहले पढ़ाया करता था 40-45 रुपये, मुझे आज भी याद है, और आज पढ़ा रहा हूँ 75 रुपये। तो गोल्ड का रेट हर साल क्या होता है? बढ़ता ही जा रहा है कहीं ना कहीं। उसी तरीके से फॉरेन करेंसी का जो रेट है, डॉलर का रेट है, पहले 45 था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी कि ये रेट कैसे डिसाइड होता है कि फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कितनी हो रही है और सप्लाई कितनी हो रही है। और जहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई बराबर होती है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। जहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होती है, उस रेट को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। फिक्स्ड आ गया समझ आपको, फ्लेक्सिबल आ गया, इक्विलिब्रियम रेट जहां पे डिमांड सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ रहे हैं क्लास, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर कर लूंगा उसको। अब आते हैं कि सर आपने कहा जहां फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी की सप्लाई बराबर होगी उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। बट हमें फॉरेन करेंसी चाहिए क्यों? सर मैंने आईफोन खरीदा है, या फिर मैंने हार्ली डेविडसन खरीदा, या BMW की कार खरीदी, या क्लास वॉलमार्ट का कोई सामान खरीदा, तो मैं तो बाहर से खरीद रहा हूँ, US से। पर मैंने तो आज तक कभी डॉलर में पैसा दिया नहीं, मैंने तो रुपए में पैसा दिया हमेशा। तो हम डिमांड कब करते हैं? बेटा तुमने तो रुपए में पैसा दिया है, लेकिन जो डीलर US से खरीद के लाया है डायरेक्ट, उसने तो डॉलर में पेमेंट की होगी ना। तो हमें डॉलर क्यों चाहिए? वाई वी डिमांड डॉलर? हमें कोई भी देश की फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? क्यों चाहिए बताओ क्लास, क्या रीज़न हो सकता है? तो वाई वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, क्यों हम डिमांड करते हैं, और क्लास कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। तो सबसे पहला
कि अगर मुझे बाहर देश से कोई सामान खरीदना है तो मुझे डॉलर चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली, अगर मैं कंज्यूमर हूँ, जाहिर सी बात है मेरे बिहाफ में सेलर खरीद रहा है, बट मेरे कहने पे जो डिमांड कर रहा है ना, वो अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तभी दुकानदार लेके आ रहा है सामान को। तो टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्री, मैं बाहर कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो खरीद रहा हूँ, या फिर टू परचेज एसेट्स लाइक लैंड, शेयर, बॉन्ड इन अदर कंट्री, मैं बाहर कंट्री में चाहे बाहर कंट्री से सामान खरीदूं, चाहे असेट खरीदूं, या मैं पेमेंट करूं इंटरनेशनल लोन की, जो मैंने बाहर कंट्री से लोन ले रखा है, किसी दूसरे देश से लोन ले रखा है, उनको रीपे करूंगा तो भी मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर मैं बाहर कंट्री में किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, कोई रिलेटिव रहते हैं मेरे, कोई फ्रेंड रहता है, तो मैं उसे गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी देता हूँ, कोई ग्रांट देता हूँ, तो मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए। और अगर मैं घूमना चाहता हूँ, विदेश में घूमना चाहता हूँ, अलग अलग देश में, लाइक मैं यूएस में घूमना चाहता हूँ, या पेरिस में, या रशिया में घूमना चाहता हूँ, या लंदन जाना चाहता हूँ, तो मुझे उन कंट्री की करेंसी चाहिए होगी ताकि मैं वहाँ पे स्पेंड कर सकूँ, वहाँ पे खर्चा कर सकूँ। तो इन सब रीज़न की वजह से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की जाती है। अगर आपको लगता है इनके अलावा भी कोई रीज़न है जो कि बिल्कुल है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और एक बात आप सबको अच्छे से पता होनी चाहिए, ध्यान सुनना, फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। यानी कि अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो ये हो गया डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो रेट इतना है, डिमांड इतना। फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे जैसे बढ़ेगा हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो हम डिमांड कम करेंगे। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ये डायग्राम आप अच्छे से ध्यान रखना। कुछ बच्चों को लगता है कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बेटा नहीं। इस चैप्टर में आपको जो सिलेबस दिया जाता है सीबीएसई की तरफ से, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एक एक पॉइंट दिया जाता है। ये सब आपको पढ़ना है, तो रिस्क बिल्कुल मत लेना। मे बी ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ना पूछा जाए तो ऐसा मत समझना कि ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा नहीं गया। एग्जामिनेशन में चैप्टर के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, पूछा एक ही जाता है। तो जो नहीं पूछा गया इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेबस में नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसका डायग्राम जो बनता है ऐसे डाउनवर्ड बनता है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हम डिमांड कम करेंगे, हम वहाँ से कम सामान खरीदेंगे, हम वहाँ प्रॉपर्टी कम खरीदेंगे, वहाँ पर टूर जाएंगे तो कम खर्चा करेंगे, या फिर टूर जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमें महंगा लग रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा, सस्ता हो जाएगा, तो हम बाहर से आसानी से खरीद सकते हैं। लाइक डॉलर महंगा है, इसीलिए तो क्लास आईफोन इतना महंगा मिलता है ना इंडियंस को, इसीलिए। तो वही लिखा हुआ है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, और फॉरेन एक्सचेंज घटेगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। सेम टू सेम, जैसे भी किसी सामान का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड हम कम करते हैं, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा सर, हम डिमांड करते हैं तो हम फॉरेन एक्सचेंज चाहिए हमें, हम बाहर से फॉरेन एक्सचेंज खरीद रहे हैं, सप्लाई कब होगी? सप्लाई का मतलब क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा कब? डिमांड में तो हम मांग रहे हैं, कब आएगा? जब बाहर से डॉलर कब आएगा? जब बाहर से लोग जो है हमें सामान बेचेंगे, यानी कि हम लोग सॉरी हम लोग बाहर वालों को सामान बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम इंडिया का सामान बाहर बेच रहे हैं, इंडिया के मसाले, इंडिया का ब्रॉन्ज हो गया, या फिर इंडिया का कोई कोई जैसे मान लो सिल्वर की फैक्ट्री में सिल्वर है, या फिर इंडिया से कोई भी चीज़ हम बाहर बेचते हैं, चाहे क्लास राइस, वीट, बासमती राइस, ये सब, तो उससे हमारे पास पैसा आएगा। या फॉरेनर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज़ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, अगर वो यहाँ पे लैंड खरीदते हैं, हमारे यहाँ की कंपनी को खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो भी हमें पैसा आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और कैसे पैसा आएगा? गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, बाहर से रेमिटेंस, किसी ने हमें पैसा दिया, तो अगर वहाँ से हमारे पास पैसा आया तो भी डॉलर आएगा। या फिर अगर टूरिस्ट हमारे यहाँ घूमने आते हैं, व्हेन टूरिस्ट कम इनटू होम कंट्री, जब टूरिस्ट हमारे यहाँ घूमने आएंगे तो भी हमारे पास पैसा आएगा। तो फॉरेन करेंसी ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमारे पास आ सकता है। पहला, जब हम सामान बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, या जब टूरिस्ट हमारे यहाँ घूमने आएंगे तो वो डॉलर लेके आएंगे, हमारे कंट्री में एक्सचेंज कराएंगे एयरपोर्ट पे, फिर देश में खर्च करेंगे। तो इन सभी सिचुएशन में फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास सप्लाई होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई, आई होप आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट ये लाइन चेक करो, क्या लिखा गया है क्लास, सब लोग चेक करो प्लीज़। There is a direct relationship between supply of foreign exchange and foreign exchange rate. मैंने आपसे कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप है, लेकिन
फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे पास ज़्यादा टूरिस्ट आए, यूएस से ज़्यादा डॉलर आए। भाई सीधी सी बात है, जो ज़्यादा होता है हम ज़्यादा चाहते हैं, जिसका रेट ज़्यादा होता है। लाइक गोल्ड महंगा है तो हम चाहेंगे हम गोल्ड ज़्यादा हो ना, डायमंड महंगा तो डायमंड हमारे पास ज़्यादा हो। तो यहाँ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज घटेगा तो उसकी सप्लाई कम होगी। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है और फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड में इन्वर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब हमारे पास सप्लाई होगी। तो ये सप्लाई के कारण मैंने बता दिया, इनमें 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक ऑप्शन डिमांड वाले में से दे देगा और बोलेगा कि बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी कब आएगा, डिमांड में जाता है, सप्लाई में आता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा सकता है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड कम होगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा होगी। तो अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। बेटा मेरे साथ साथ कॉपी में बना लेना, है ना, क्लास में से पढ़ते हैं ना, वैसी पढ़ाई चल रही है। तो आप अगर इसे सीरियसली देखोगे तो ये क्वांटिटी सप्लाई है। तो देखो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग था, सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी बढ़ेगी, और फॉरेन एक्सचेंज रेट घटेगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी घटेगी। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में इन्वर्स रिलेशनशिप है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रहा है। डायग्राम कैसा बनेगा, अपवर्ड। जैसा 11th क्लास में डिमांड सप्लाई का डायग्राम आप लोगों ने बनाया था ना, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बनाना है, कुछ भी अलग नहीं है, सारी सिचुएशन बिल्कुल सेम है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लेक्सिबल क्या है, उसके 2 पार्ट, डिमांड कब करते हैं, सप्लाई कब करते हैं, इक्विलिब्रियम डिमांड सप्लाई जहाँ बराबर है। हालांकि इक्विलिब्रियम का डायग्राम आपको नहीं पढ़ना, बट जहाँ डिमांड सप्लाई से बराबर होता है ना क्रॉस करके, वो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। अगर मैं बना के दिखा दूँ तुमको तो आपको पढ़ना नहीं है, वो सिलेबस से बाहर हो गया इसीलिए, ठीक है। तो और क्लास सप्लाई, उसके बाद क्लास आपको ये जानना है कि कब कब डिमांड करते हैं, डिमांड में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसा रिलेशनशिप है, सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज में कैसा रिलेशनशिप है। इस तरीके से बस इतना ही आपको यहाँ फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। देन थर्ड पार्ट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ेंगे, और हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश करें, कोशिश करेंगे अगली क्लास में खत्म करें, देखते हैं कितना हो पाता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय। जो भी है आपने पढ़ा उसे कमेंट में क्लास शॉर्ट में लिख डालो, एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर।